वेलकम टू डॉक्टर NFIR यूट्यूब चैनल। आज का टॉपिक जो है वो है एंटीजन। प्लीज़ टेक ए स्क्रीनशॉट। एंटीजन क्या होते हैं? ये ऐसा कंपाउंड होता है जो बाइंड हो जाएगा बी सेल्स के साथ और एंटीबॉडीज़ के साथ। हमने देखा है इम्यून सिस्टम में बहुत सारे सेल्स होते हैं, लेकिन एक सेल जो होती है उसको बोलते हैं बी सेल। बी सेल ऐसी सेल होती हैं जो एंटीबॉडीज़ को बनाती हैं, ठीक है ना। सिर्फ ये ऐसी सेल हैं जो एंटीबॉडीज़ बनाते हैं। तो ये जो एंटीजन जो होता है ये क्या करेगा, या तो इस एंटीबॉडी के साथ बाइंड हो जाएगा या BCLE, मतलब ये जो बी सेल जो होता है इस पे रिसेप्टर्स होते हैं जिसको बोलते हैं बी सेल रिसेप्टर्स, ठीक है ना। तो या तो इसके साथ BCR है, ठीक है ना, या तो इसके साथ ये बाइंड हो जाएगा या जो एंटीबॉडीज़ ये बी सेल बनाती हैं उनके साथ ये बाइंड हो जाएगा एंटीजन, तो उसी को बोलते हैं एंटीजन, ठीक है ना। तो ये जो एंटीजन जो होता है ये हमेशा किसके साथ बाइंड हो जाएगा? इस एंटीबॉडीज़ के साथ, ठीक है ना। तो कोई भी एजेंट अगर होगा जो इंड्यूस करेगा हमारे इम्यून सिस्टम को उसको बोलते हैं उसको बोलते हैं इम्यूनोजन। इम्यूनोजन और एंटीजन में क्या डिफरेंस रहता है? मतलब ये हमारा अगर इम्यून सिस्टम होगा तो कोई सब्सटेंस आएगा, ये इस इम्यून सिस्टम के बी सेल से बाइंड हो जाएगा तो हम उसको क्या बोलेंगे? उसको हम बोलेंगे एंटीजन, ठीक है ना। तो यहाँ पे बात ये नहीं है कि यहाँ पे एंटीबॉडीज़ जो होती है वो रिलीज़ हो जाएंगे या नहीं हो जाएंगे। तो इम्यूनोजन क्या होता है? जब कोई भी सब्सटेंस अगर होगा ये क्या करेगा, ये इस बी सेल के साथ जब बाइंड हो जाएगा तो बी सेल अपना रेस्पॉन्स दिखाएगा। क्या रेस्पॉन्स दिखाएगा? रेस्पॉन्स मतलब क्या होता है? एंटीबॉडीज़ बनाएगा, ठीक है ना, एंटीबॉडीज़ बनाएगा इस सब्सटेंस के अगेंस्ट, तो उसी को बोलते हैं इम्यूनोजन, है ना। इम्यूनोजन क्या होता है? ये इम्यून सिस्टम को इंड्यूस करेगा कि वो अपना रेस्पॉन्स दिखाएगा। मतलब रेस्पॉन्स का मतलब क्या होता है? एंटीबॉडीज़ बनाएगा, तो उसी को बोलते हैं इम्यूनोजन, ठीक है ना। तो कुछ कंपाउंड्स जो होते हैं जो क्या होते हैं, जो इम्यूनोजन नहीं होते हैं। इम्यूनोजन मतलब क्या होते हैं? वो हमारे इम्यून सिस्टम को इंड्यूस नहीं करते हैं। इंड्यूस का मतलब क्या होता है? हमारा जो इम्यून सिस्टम जो होता है वो एंटीबॉडीज़ नहीं बनाता है, लेकिन तब भी वो क्या होते हैं? वो एंटीजेनिक होते हैं। लेकिन क्या होते हैं? वो बाइंड हो जाते हैं हमारे बी सेल के साथ, लेकिन वो इम्यून सिस्टम को, हमारे बी सेल को वो इंड्यूस नहीं करते हैं कि वो रेस्पॉन्स करेंगे, एंटीबॉडीज़ बनाएंगे, लेकिन वो एंटीजेनस होते हैं। क्या होते हैं? एंटीजेनस। तो वो जो एंटीजेनस जो होते हैं वो एंटीजेनस को हम इम्यूनोजेनिक बनाते हैं डिफरेंट प्रोसीजर से, जो हम आगे पढ़ेंगे। तो उनको हम क्या बोलेंगे? एंटीजेनस जो होते हैं हमेशा एंटीजेनस जो होते हैं वो क्या करते हैं? इम्यून सिस्टम को इंड्यूस नहीं कर पाते हैं। हर कोई एंटीजन इम्यून सिस्टम को इंड्यूस नहीं कर पाता है, लेकिन जो इम्यूनोजेनस जो होते हैं वो हमेशा जो होते हैं इम्यून सिस्टम को इंड्यूस करके इम्यून सिस्टम अपना रेस्पॉन्स दिखाते हैं। तो एंटीजन का जो होता है, मतलब अगर हम देखेंगे जितने भी इम्यूनोजेनस जो होते हैं वो हमेशा एंटीजेनस होते हैं, लेकिन जो एंटीजेनस जो होते हैं हर कोई एंटीजन इम्यूनोजेनिक नहीं होता है। फॉर एग्जांपल अगर हम लेंगे ये जो हैप्टेनस जो होते हैं, हैप्टेनस क्या होते हैं? ये एंटीजेनिक होते हैं, मतलब ये बाइंड हो जाते हैं किसके साथ? बी सेल्स के साथ और एंटीबॉडीज़ के साथ, लेकिन इम्यून सिस्टम को जो रेस्पॉन्स जो होता है वो नहीं इंड्यूस कर पाते, इसीलिए ये एंटीजेनिक होते हैं। तो इनको हम इम्यूनोजेनिक बनाते हैं किसी सब्सटेंस के साथ बाइंड करके, तब ये बनते हैं इम्यूनोजेनिक, ठीक है ना। तो इस तरीके से हम देखेंगे कुछ प्रॉपर्टीज़ होती हैं एंटीजेनस को, इनको हम वन बाय वन पढ़ेंगे। सबसे पहले इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज़ जो होती हैं एंटीजन की वो होती है फॉरेननेस। जो इम्यूनोजेनस होते हैं वो हमेशा मतलब इम्पॉर्टेंट प्रॉपर्टीज़ होती हैं। जो भी होस्ट होता है, होस्ट का मतलब क्या होता है? जिसमें एंटीजेनस एंटर करेंगे, तो वो हमेशा क्या होंगे? उसके लिए फॉरेन होंगे, ठीक है ना। और दूसरा जो होता है साइज़ जो होता है, इम्यूनोजन का एक पर्टिकुलर साइज़ होता है, ठीक है ना। जो स्मॉल साइज़ के जो कंपाउंड्स होते हैं, कंपाउंड्स मतलब हम अगर पैथोजन की बात करते हैं ना तो इसको हम मॉलिक्यूलर लेवल पे क्या बोलते हैं? कंपाउंड या मॉलिक्यूल भी बोल सकते हैं, ठीक है ना।
तो इसमें क्योंकि ये जो पैथोजन होता है, अगर ये बैक्टीरिया होगा या वायरस होगा, तो ये किसी केमिकल का बना होता है ना, इसीलिए यहाँ पे इसको हम बोलते हैं कंपाउंड है, ठीक है ना। जो भी स्मॉल कंपाउंड्स होते हैं जिसका वेट होगा 10,000 से या 1,000 डाल्टन से कम होगा, फॉर एग्जांपल पेनिसिलिन, ये इम्यूनोजेनिक नहीं होते, मतलब ये हमारे इम्यून सिस्टम को इंड्यूस नहीं कर पाते हैं। स्मॉल जो कंपाउंड्स होते हैं जिनका 1000 से कम डाल्टन, डीए का मतलब क्या होता है, डाल्टन, तो ये इम्यूनोजेनिक नहीं होते, ये हमारे इम्यून सिस्टम को इंड्यूस नहीं कर सकते। तो कौन से ऐसे कंपाउंड्स होते हैं जो इम्यूनोजेनिक होते हैं, जिनका मॉलिक्यूलर वेट जो होगा ये 1 लाख से ज़्यादा या 1 लाख या 1 लाख से ज़्यादा होगा, तो वही क्या होते हैं, इम्यूनोजेनस होते हैं, जिनका मॉलिक्यूलर वेट इतना होगा या इससे ज़्यादा होगा, वही इम्यूनोजेनिक होते हैं, वही हमारे इम्यून सिस्टम को इंड्यूस करते हैं। दूसरा इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी होती है वो होती है डोजेज एंड रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन। डोजेज का मतलब क्या होता है, जब हम जो हमारा एंटीजन जो होता है, एंटीजन मतलब होता है जैसे हम कभी कभी क्या होते हैं एंटीजन हम वैक्सीन के फॉर्म में भी लेते हैं, ठीक है ना, तो उसका जो डोजेज जो होता है, हम वहाँ पे लिखा होता है कितना मतलब ml होता है, कितना ग्राम होता है, तो वो होता है उसको डोज, है ना। तो रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन का मतलब क्या होता है, कहाँ पे उसको हम मतलब वो वैक्सीन जो होता है, चाहे वो हम वेन में लगाए या हम मसल में लगाए, तो वो होता है रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन। ये भी मतलब जो होता है एक एंटीजन की जो प्रॉपर्टी होते हैं इन 2 चीज़ों पे भी डिपेंड करते हैं। हम देखेंगे वो किस तरीके से होता है। अगर हम इंसफिशिएंट डोज लेंगे, मतलब बहुत कम डोज में लेंगे, अगर हम कोई भी वैक्सीन का मतलब क्या होता है, एंटीजन, ठीक है, क्योंकि उसमें वही पैथोजन होता है जिससे वो डिजीज होता है। तो इंसफिशिएंट डोजेस जो होते हैं वो हमारे इम्यून सिस्टम को क्या स्टिमुलेट नहीं कर पाते, क्योंकि उस इंसफिशिएंट डोज से क्या होते हैं, जो बी लिम्फोसाइट्स जो होते हैं वो रिलीज नहीं होते हैं, वो एक्टिवेट नहीं होते हैं। तो ये जो होता है मतलब एक प्रॉपर डोजेज होता है। इम्यूनोजेनस जो होते हैं ये भी इनका जो रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन जो होता है वो भी डिपेंड करता है। फॉर एग्जांपल अगर हम इंट्रावेनस लेंगे, मतलब सीधे वेन जो होगा उसमें हम वैक्सीन डालेंगे, तो उसको हम बोलते हैं इंट्रावेनस, ठीक है ना। या हम इम्यूनोजेनस को या वैक्सीन को हम इंट्राडर्मल लेंगे, सीधे स्किन में डालेंगे, मतलब स्किन जो होगा उसमें वैक्सीन मतलब सुई डालेंगे। या कभी कभी क्या होता है सबक्यूटेनस का मतलब क्या होता है, ये स्किन ऊपर कर देंगे और स्किन के नीचे जो होता है उसको हम वैक्सीन उस तरीके से हम इंजेक्ट करते हैं, एडमिनिस्टर करेंगे, ठीक है ना। या कभी कभी मसल में भी डालते हैं, जब कभी डॉक्टर के पास जाते हैं वो मसल पे वो क्या करता है सुई लगा देता है, तो उस तरीके से भी हम वैक्सीन या एंटीजन को एडमिनिस्टर करेंगे या इंजेक्ट करेंगे। सबक्यूटेनस, अब यहाँ पे क्वेश्चन है, ये जो इंट्राडर्मल होता है या इंट्रावीनस जो होता है या सबक्यूटेनस जो होता है, इनमें सबसे अच्छा जो होता है कौन सा रूट अच्छा होता है जो हमारे इम्यून सिस्टम को जल्दी इंड्यूस करेगा। तो ये पाया गया जो सब क्यूटेनस रूट जो होता है ये सबसे अच्छा जो होता है इम्यून सिस्टम को इंड्यूस कर देता है, स्ट्रॉन्गेस्ट। इन तीनों में से सबसे मतलब स्ट्रॉन्ग इम्यून सिस्टम का जो रेस्पॉन्स होता है वो सब क्यूटेनस रूट होता है, क्योंकि यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे हमारे जो स्किन जो होते हैं यहाँ पे बहुत सारे सेल्स होते हैं जिनको बोलते हैं लैंगरहैंस सेल्स। तो ये प्रेजेंट होते हैं। लैंगरहैंस सेल्स में क्या होते हैं, वो एक इम्यून सेल मतलब सेल्स होते हैं इम्यून सिस्टम के, तो वहाँ पे वो डायरेक्टली वहाँ पे जाते हैं, तो वहाँ पे हमारे जो होते हैं एंटीबॉडीज़ बनाते हैं वो सेल से। जो सबस्टेंस जो होते हैं मतलब इंड्यूस करेंगे मतलब सपोज हमारा इम्यून सिस्टम जो होता है वो कोई रेस्पॉन्स नहीं दिखाएगा, लेकिन वो बाइंड हो जाएंगे हमारे पी सेल के साथ, ऐसे सबस्टेंस को बोलते हैं हैप्टेनस, ठीक है ना। तो ये क्या होते हैं, जो हैप्टेनस जो होते हैं ये एंटीजेनिक होते हैं, लेकिन ये इम्यूनोजेनिक नहीं होते, ये हमारे इम्यून सिस्टम को इंड्यूस नहीं कर पाते, उसके रेस्पॉन्स को इंड्यूस नहीं कर पाते। लेकिन हैप्टेनस जो होते हैं जब हम इसको बाइंड कर देते हैं, क्योंकि इनका जो वेट जो होता है वो 10,000 से भी नीचे होता है, मतलब 1,000 से भी ज़्यादा
कम होता है, इसीलिए क्या होता है वो इम्यूनोजेनिक नहीं होता है। तो यहाँ पे एग्जांपल होगा पेनिसिलिन एक हेप्टेन होता है, जब हम किसी हाई मॉलिक्यूलर वेट के साथ इसको बाइंड करेंगे तो वो इम्यूनोजेनिक बन जाता है। तो बाइंड करने को क्या हम बोलेंगे, इसको कंजुगेट करेंगे, ठीक है ना। ये इसका मतलब होता है विथ, है ना। हाई मॉलिक्यूलर वेट के साथ हम करेंगे इसको बाइंड। हेप्टेन को अगर हम HAP को हम हाई मॉलिक्यूलर वेट के साथ बाइंड करेंगे, हाई मॉलिक्यूलर वेट के साथ बाइंड करेंगे। ये जो हाई मॉलिक्यूलर वेट के साथ कोई भी सब्सटेंस जो इसको बोलते हैं कैरियर, क्या बोलते हैं इसको, कैरियर। तब ये जो चीज़ जो होती है ये इम्यूनोजेनिक होता है, तब ये इम्यूनोजेनिक होता है, क्योंकि हेप्टेन का जो मास जो होता है वो लो होता है, 1000 से कम होता है, वो इम्यूनोजेनिक नहीं हो सकते। जो एक एंटीजन जो होता है इस पे छोटे छोटे यूनिट्स होते हैं जहाँ पे जो होता है एंटीबॉडी बाइंड होता है, ठीक है ना। तो ये जो छोटे छोटे यूनिट्स होते हैं जो पर्टिकुलरली जो होते हैं वो एंटीजेनिक सरफेसेस होते हैं या एंटीजेनिक जो यूनिट्स होते हैं इस एंटीजन के, उसको बोलते हैं एपिटोप, ठीक है ना, एपिटोप। अगर किसी एंटीजन में जो होता है एक एपिटोप होगा तो उसको बोलते हैं मोनोवैलेंट, क्या बोलते हैं इसको, मोनोवैलेंट। मतलब इसमें एक ही एंटीजन जो हो ना, एक ही एंटीबॉडी इसके साथ बाइंड हो जाएगा, एक ही एंटीबॉडी इसके साथ बाइंड हो जाएगा। अगर 2 होगा तो बाइवैलेंट बोलेंगे, अगर 3 होगा तो ट्राइवैलेंट। इसी तरीके से बहुत सारे अगर किसी में एपिटोपस होंगे 3 से ज़्यादा तो उसको बोलते हैं पॉलीवैलेंट, ठीक है ना, पॉलीवैलेंट एंटीजन्स, ठीक है ना। तो इस तरीके से मतलब हम इसको जो एपिटोपस जो है ना ये बैलेंस ही बताता है, एक एंटीजन में कितने एंटीबॉडीज़ बाइंड हो जाएंगे या कितने एपिटोपस है उसमें, जहाँ पे एपिटोपस मतलब क्या होता है एंटीबॉडी बाइंडिंग यूनिट, तो वहाँ पे कितनी उसमें वो वैलेंसी होते हैं। कोई 1 होता है तो उसको बोलते हैं मोनोवैलेंट, किसी में 2 एपिटोपस होते हैं उसको बोलते हैं बाइवैलेंट, 2-3 से ज़्यादा हो तो उसको हम बोलते हैं पॉलीवैलेंट, ठीक है ना। तो ये जो पॉलीवैलेंट भी एंटीजेनिक होते हैं, मोनोवैलेंट भी होते हैं, तो डिफरेंट जो होते हैं डिफरेंट एंटीजेनिक होते हैं, तो उसके हिसाब से जो होता है एंटीजन एंटीबॉडी रिएक्शंस होते हैं। अगर आप लोगों को हमारा ये वीडियो अच्छा लगा होगा प्लीज़ हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, वीडियो को लाइक एंड शेयर कर दीजिएगा। थैंक यू वेरी मच।